मैं मरियम नवाज हूँ, लेकिन मुआफ़ कीजिएगा, मैं नवाज शरीफ की बेटी नहीं हूँ। लिहाजा कोई धोखे में ना रहें। अगर मैं मरियम नवाज होती तो मेरी पाकिस्तान तो छोड़िए लंदन में भी कोई जायदाद ना होती। बस आप लोगों से कह रही हूँ कि रिकॉर्ड सीधा रखिए। एक और बात, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, लिहाजा तमाम ठेरुक हजरात अभी वीडियो बंद करके कोई और काम कर सकते हैं। अच्छा तो जनाब, जो अभी तक हमारे साथ हैं उनका शुक्रिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं हूं मरियम और मैं यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद वसीम शहजाद से हूं। तो मैं आपका कॉलम की पहली किस्त का साथ हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉलम आपकी मरियम नवाज के साथ। तो आज का कॉलम है जनाब वसतुल्लाह खान साहिब का। ये हैं तो साल से ज्यादा उम्र की, लेकिन बातें साल के जवानों वाली कर रहे हैं आजकल। लगता है कि शायद समझते हैं कि इस अमीर में उनको कौन पकड़ सकता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। कॉलम का उन्वान है सेवनी मेरा माही मेरे भाग जुगून आ गया। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब दुश्मन इंडिया ने ढाका को बाकी दुनिया से काट दिया। ढाका एयरपोर्ट का रनवे मुसलसल हमलों से नाकारा हो चुका है। ढाके में दाखिले के मीरपुर पुल पर दुश्मन का कब्जा है। पाकिस्तानी रीजनल हाई कमान ने बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। अली असुबा, कर्नल पन्नू, मेजर JSCT, कैप्टन नरभेश शर्मा और लेफ्टिनेंट तेजिंदर सिंह एक फौजी जीप में सवार होते हैं जिस पर सफ़ेद कपड़ा न होने के सबब एक सफ़ेद कमीज लहरा रही है। इस जीप में वो ढाका छावनी में मौजूद ईस्टर्न कमांड के सरबराह जनरल AA के नियाजी के लिए GOC टीनथ डिवीजन मेजर जनरल गंदेरो नागरा का हाथ से लिखा पैगाम लेकर पहुंचते हैं। कागज पर लिखा है, माय डियर अब्दुल्ला, मैं यहाँ हूँ। खेल खत्म हो चुका है। मेरी तजवीज़ है कि आप खुद को मेरे हवाले कर दें। आपकी सलामती का ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन नरभेश शर्मा का कहना है कि जनरल नियाजी कागज की तरफ देख के बड़बड़ा रहे थे। पिंडी में बैठे ने मरवा दिया। नरभेश शर्मा बाद अज़ां लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और रियासत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर रहे। इस वक्त के फौजी तर्जुमान मेजर सिद्दीक सालिक ने विटनेस टू सरेंडर में लिखा कि नागरा का पैगाम मिलने के बाद जनरल नियाजी ने मेजर जनरल राव फरमान अली और रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ से मशवरा किया। दोनों ने सलाह दी कि मजीद लड़ने का फायदा नहीं, ढाका का दिफा टूट चुका है। चुनांचे GOC ढाका मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद को जनरल नागरा के इस्तकबाल के लिए भेजा गया। 3 दिन पहले खुद नियाजी को भी यकीन नहीं था कि सूरत हाल इतनी तेजी से पलटेगी। इसीलिए उन्होंने 14 दिसंबर को बैन अल-अक़वामी मीडिया से खुशगुपियां लगाते हुए BBC पर ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की फपती किसी और हथियार डालने के इम्कानात पर कहा, दुश्मन मेरी लाश पर से गुजर के ही ढाका में दाखिल हो सकता है। मगर 14 की शाम को ही चेहरे सट गए जब पिंडी से टेलीग्राम आया कि ईस्टर्न कमांड हालात की नज़ाकत देखते हुए अपने तौर पर फैसला करने के लिए बाइख्तियार है। 16 दिसंबर की सहपह ढाका के पलटन मैदान में दस्तखती तकरीब से पहले रॉयटर्स के नुमाइंदे ने GOC ढाका मेजर जनरल जमशेद से तासुरात जानने चाहे। जमशेद ने कहा, ऐसा क्या हो गया? खेल में एक हारता है, एक जीतता है। मगरिबी पाकिस्तान के आम आदमी को कुछ नहीं पता था कि क्या खेल चल रहा है। रात गए रेडियो पाकिस्तान ने 2:30 की खबर नशर की। मशरकी पाकिस्तान में जंग बंदी हो गई है। एक समझौते के तहत इंडियन फौजें ढाका में दाखिल हो गई हैं। और अब सुनिए मौसम का हाल। तफसील BBC पर नशर हुई और पूरा मगरिबी पाकिस्तान सख्ते में आ गया। मगर संसर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अगले दिन 17 दिसंबर रोजनामा डान की 7 कालमी शह सुर्खी थी। फतह तक जंग और बगल में 2 कालमी सुर्खी थी। मशरकी बाजू में लड़ाई थम गई। बाकी अखबारात में भी ऐसी ही सुर्खियां थी। वो खान जो 14 दिसंबर को मशरकी कमान को जहां रहो खुश रहो का पैगाम देकर टाटा कर चुका था और 16 दिसंबर की शाम सरेंडर की इत्तला भी मिल चुकी थी। 17 दिसंबर को सहपह 2:30 बजे मगरिबी मुहाज पर जंग बंदी के बाद शाम को कौम से खिताब करते हुए कह रहा था, जंग जारी रहेगी, चप्पे चप्पे पर, खेतों में, खलियानों में। लोगों ने इस संगीन मजाक का बुरा मनाते हुए पेशावर में उसका घर जला दिया। अब पिंडी की हार्ले स्ट्रीट में 1977 तक नजरबंद रहे। 10 अगस्त 1980 को आपके ताबूत पर कौमी परचम डाला गया। रुईदाद खान माशाअल्लाह 100 बरस से ऊपर के हो चुके हैं। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे,
अब हुकूमत के सेक्रेटरी इत्तलात थे। अपने हक नमक निभाते हुए 25 मार्च 1971 के ऑपरेशन सर्च लाइट से 16 दिसंबर तक आहनी संसर की पॉलिसी को तंदही से अमली जामा पहनाया और मगरबी पाकिस्तानियों को इस पूरे अरसे में इंडियन एजेंट गद्दार बंगालियों के खिलाफ बेमिसाल अस्करी कामयाबियों की लोरी सुनाते रहे। मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस बाबत अंकल रुईदाद ने एक भी मनफी खबर पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में नहीं छुपने दी। मॉर्निंग न्यूज़ का असिस्टेंट एडिटर अंथोनी मिस्करेन हास कराची से लंदन पहुंचने में कामयाब हुआ और ये जुलाई 1971 में संडे टाइम्स में पहली तफसीली स्टोरी छपी, जिससे दुनिया को पता चला कि मशरकी पाकिस्तान में किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। और उसके बाद बैन अल-अक़वामी तौर पर हुकूमत निक्सन और कसंजर की हिमायत के बावजूद तनहा होती चली गई। आज अंकल रुईदाद धड़ल्ले से कहते हैं कि इस अलमिये के जिम्मेदार और भुट्टो थे। संसर तो इसलिए था कि कौम का मोरल डाउन न हो। रियासत की ये पॉलिसी आज बलूचिस्तान पर कामयाबी से नाफिज है, जबकि ISPR के इस वक्त के डायरेक्टर ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी के मुताबिक इन लड़ाई के दिनों में भी खान और उनके दस्तनरास्त जनरल अब्दुल का मोरल मैडम नूरजहां वगैरह की बदौलत हाई रहता था। मैडम टोक्यो में भी होती तो फ़ोन पर सदर साहिब को फिल्म मस्ताना माही का गाना सुनाना न भूलते, सियूनी मेरा माही मेरे भाग जुगून आ गया। शेख मुजीब रहमान ने सना 1966 में 6 निकात पहली बार लाहौर में पेश किए थे। अयूब खान की डायरियों में 1966 की डेट लाइन से एक जगह लिखा है, आज मैंने एक कमेटी बनाई है जो इस सवाल का जायजा लेगी कि अगर मशरकी पाकिस्तान अलहदा होता है तो पाकिस्तान की माशी तस्वीर क्या होगी। जिसे माशी तस्वीर का मवाजना करना है, ढाका जाके बचश्मे खुद कर ले। मोराल हमारे हिस्से में आ गया, तरक्की उनके हिस्से में, सियासत हमारे यहाँ कल भी बी टीम थी, आज माशाल्लाह सी टीम बन चुकी है, और क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का कॉलम। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स से बीतेगा। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद स्टोरीज अब काफिले लाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने का बोलें। जल्द है ला रही हूं मैं एक नया सीरीज आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहिए।